नाउ स्टार्ट। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं। देखो मार्केटिंग मिक्स का मतलब आपके पास सिंपली टर्म्स है, क्या मतलब है कि हमें मार्केटिंग करने के लिए किन किन कॉम्बिनेशन की नीड है। द मार्केटिंग मिक्स मीन्स हमें मार्केटिंग को करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो अलग अलग ऑथर ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिफरेंट टाइप बोले हैं कि ठीक है कि मार्केटिंग मिक्स में अलग अलग टाइप है। तो हमें उन सभी को किस तरीके से रिक्वायरमेंट करना है या हमें प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कैसे अप्लाई करना है। नाउ द आइडिया ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, देखो क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट की ये आइडिया किसने दिया, ठीक है, कौन से स्कूल से ये आइडिया आया है और हमें इसे किस तरीके से अडॉप्ट करना है, वही सब कुछ हमारा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम एक मार्केटिंग मिक्स की मैं बात कर रही हूँ। सो देखो इसमें द आइडिया ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वाज कंसीव्ड बाय द प्रोफेसर, ठीक है, नील बॉर्डन ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। एक्चुअल में क्या था कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में क्या होती रहती है, रिसर्च काफी अच्छी होती है, रिसर्च काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रिसर्च हुई तो उसी के ही प्रोफेसर नील बॉर्डन के द्वारा ये कंसेप्ट, ठीक है, लिया गया था। कॉइन कंसीव माने किसके द्वारा आया था, ये नील बॉर्डन के द्वारा आया था। अब उन्होंने क्या बोला, देखो सभी ने जितने भी सारे अलग अलग रिसर्चर्स ने हैं तो अपने मार्केटिंग मिक्स के कॉम्बिनेशन को अलग अलग टाइप से दिया, यानी अलग अलग उसके डेफिनेशंस दी। मेन चीज क्या होती है, मेन चीज अगर हम एक मार्केटिंग मिक्स के लिए कहें तो स्टैंटन, ठीक है, स्टैंटन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंटन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब की गई थी द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इनपुट्स विच कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग का वर्क क्या होता है, मार्केटिंग का वर्क क्या है कि अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट को बनाना है, मुझे उनको क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। तो वही सेटिस्फेक्शन या इन्हीं सभी चीज मुझे अलग अलग टाइप के यानी कॉम्बिनेशन को करना पड़ेगा। इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर इनपुट्स इन अ स्टार्टिंग में। देखो अब रिसर्च इतनी होती जा रही है और मार्केट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते जा रही हैं, इनपुट्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसने, ठीक है, कौन से पीस की बात की, किसने कितने इनपुट्स के कॉम्बिनेशन की बात की, तो हमें ये सब कुछ भी जानना है। देखो मार्केटिंग करने के लिए भाई मेरे पास प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट या सर्विस का मैं कितना प्राइस सेट करूंगी, मेरे पास वो प्राइस होना चाहिए। एंड देन उसे मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी, सेल्स प्रमोशन करूंगी, न्यूज़पेपर पे लेके आऊंगी, तो मेरे पास प्रमोशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए। एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन कि मैं उसे किस तरीके से लॉजिस्टिक, अपने लॉजिस्टिक को या फिर अपने यानी कि यहाँ से जहां मैंने उसे मैन्युफैक्चर किया है या मेरे पास जो गुड्स है जिसे मैंने परचेज किया उसे मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कस्टमर तक, या मैं रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ या मैं होलसेलर का काम कर रही हूँ। ठीक है, सो यही मतलब है, यानी मार्केटिंग मिक्स में ये तो हमारे पास मेन फोर इनपुट्स हैं। तो देखो मैककार्टी ने इसी कंसेप्ट को, गिवन द कंसेप्ट ऑफ फोर पीस, आता है कि फोर पीस के कंसेप्ट को किसने दिया, फोर पीस के कंसेप्ट को हमारे पास मैककार्टी ने दिया। Philip Kotler has given the concept of the seven P's. Now see these are your seven P's. ठीक है, देखिए द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स कि मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इन अ स्टार्टिंग वी हैव द प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, एंड देन नेक्स्ट वन वी हैव द पीपल, क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्सेज के
ना जो मार्केटर है, ठीक है, अगर वो मार्केटर आपका यूज ही नहीं करेगा, मार्केटर है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट है, मेन है, आखिर उससे सेल कौन करेगा। अगर आपका काम लार्ज स्केल पे है तो आपको एम्प्लॉयज की, आपको वर्कर्स की क्या होंगी, नीड होंगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एविडेंस, ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस है। एंड नेक्स्ट वन इज अवर द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, क्योंकि कोई भी मार्केटिंग आपके पास एक लंबे प्रोसेस तक जाती है, ठीक है। अगर एक प्रोसेस है उसका मार्केटिंग का भी, कि जैसे कि हमारे पास हमें किस तरीके से अपने बायर्स को अवेयर करना है, उन्हें अट्रैक्ट करना है, हमारे नेगेटिव बायर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। सो दीज, ठीक है, आर द प्रोसेसेस। सो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड, अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर इनपुट, क्योंकि जिस तरीके से रिसर्च, अभी क्या पता आगे रिसर्च और हो, तो उसके अलावा हमारे पास अभी 7 पीस निकल के आए हैं, तो और भी पीस निकल के आ जाए, पर अभी तक हमारे पास क्या है, 7 पीस हैं। तो स्टैंटन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मैककार्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 4 पीस है, यानी कि 4 इनपुट्स हैं मार्केटिंग मिक्स में, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या समझ में आया, कि वही जो कि हमारे कॉम्बिनेशन को, यानी कि मुझे मार्केटिंग को करने के लिए किन किन कॉम्बिनेशन है, मुझे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, माने द मार्केटिंग कॉम्बिनेशन। क्लियर। देखो ये भी लर्न करना है कि फिलिप कॉटलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फिलिप कॉटलर हैज गिवन द 7 पीस, यानी कि 7 पीस, तो फिलिप कॉटलर ने यानी कि 7 पीस दिया। मैककार्टी गिवन द कंसेप्ट ऑफ 4 पीस। क्लियर। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ ही आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, याद हो जाए। अब बात आती है, ठीक है, ब्रूम बिटवर हैज गिवन 3 पीस, ठीक है, तो ऐसे आपको नेम लर्न करने हैं। ब्रूम, देखो मैककार्टी का बहुत एग्जाम में आता है, क्योंकि अब फिलिप कॉटलर का नहीं आता, ब्रूम ने कितने 3 पीस का कंसेप्ट दिया है। मार्केटिंग मिक्स इज अ डायनामिक कंसेप्ट। आप कहोगे कि ऐसा कैसे मैम, की स्टार्टिंग में 4 पीस निकल के आ रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 पीस की बात कर रहा है, ये 7 पीस की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि बाबू जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हमारा बिजनेस उसी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे जो एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमारा बिजनेस भी कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक कंसेप्ट है, और हमें उसी जो बिजनेस है वो अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करके, मार्केट करके ही आगे होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायर है। पहले हमारा कंसेप्ट क्या था, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा कंसेप्ट क्या था, कि प्रोडक्शन कंसेप्ट था, कि खाली गुड्स को ही हम बनाते हैं, ठीक है, हम खाली गुड्स को ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अभी सुन लो, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझा रही हूँ। जब वो मार्केटिंग के आज हम बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, एक न्यू कंसेप्ट मार्केटिंग में आया है, सोसाइटल कंसेप्ट। मतलब कि जैसे आपने देखा है ना, क्लासमेट की जो नोटबुक होती है, उनके पीछे क्या लिखा होता है, क्लासमेट के नोटबुक के पीछे लिखा होता है ना, 1 रुपी जो है वो पुअर के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, अपने रेपुटेशन को करने के लिए। तो अब ये न्यू कंसेप्ट आया है, यानी मार्केटिंग है, उसका मार्केटिंग का एक और एक्सटेंशन है, सोसाइटल कंसेप्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आया था, प्रोडक्शन कंसेप्ट था। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमारा मेन कंसर्न होता था सिर्फ और सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। चाइना क्या करता है, सिर्फ गुड्स को उनको प्रोड्यूस करना है, कहीं भी अपने सारी जगह पे उसको चीप रेट पे गुड्स को क्या करना, सेल करना। तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट था प्रोडक्शन। फिर हमने देखा कि प्रोडक्शन को करके कोई बेनिफिट नहीं है जब तक मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ना हो, जब तक मेरे प्रोडक्ट में कोई अच्छी क्वालिटी होगी तभी कस्टमर लेंगे।
हमें प्रोडक्ट फिर आया मेरे पास प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर देखा कि प्रोडक्ट भी मैंने बहुत अच्छा बना दिया, उसके बाद भी मेरा सामान नहीं बिका, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लेवल पे प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर द सेलिंग कंसेप्ट, आई होप ये सभी को आता भी होगा। ठीक है, तो सेलिंग कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने गुड्स को बाहर सोल्ड करने पे ध्यान लगाया, सिर्फ अपने गुड्स को सेलिंग करने पे ही कंसर्न किया। ठीक है, तो अब मेन चीज क्या है, यानी कि हमने उन्हें सिर्फ उनको उसी चीजों के ऊपर कंसर्न किया, गुड्स मेरे क्या हो जाए, सोल्ड हो जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट आया कि मैंने गुड्स सोल्ड भी कर दिए, लेकिन फर्दर जो कंज्यूमर थे या जो कस्टमर थे वो अब दोबारे वापस नहीं आए। अगर वो अब दोबारे वापस नहीं आए तो रीजन बीइंग कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आया मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, हम ये भी करेंगे, पर अभी इसमें कहीं ना कहीं एक दो है तो आपको समझ में आ जाए कि ये मार्केटिंग मिक्स, फिर उसके बाद मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में हमने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। ठीक है, कि ताकि कस्टमर क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस, हम आप एक आपने लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल फोन परचेज किया कि 1 ईयर तक उसकी ये वारंटी में है, गारंटी में, तो व्हाट इज दिस, ये कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है। तो हमने तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोसेस के अंदर आ गया। क्लियर हुआ? तो फिर धीरे धीरे हमने जिस तरीके से मेरा एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हुआ, तो मैंने मार्केटिंग मिक्स भी क्या हुआ, डायनामिक बनता गया। और अब तो कस्टमर क्या है, अवेयर है, कस्टमर को हर चीज चाहिए, कस्टमर को चाहिए जो उसे मतलब रीजनेबल रेट पे, मैं चीप रेट की बात नहीं कर रही हूँ, कस्टमर को पता है कि अब जो मुझे क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मुझे अच्छी मिलेगी, तो मुझे प्राइस भी अच्छा पे करना होगा। कस्टमर प्राइस चीप नहीं पे करना, ठीक है, वो जानता है, देखो जिसे सर्विस और क्वालिटी में जो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो ही चीप रेट देगा, लेकिन कस्टमर हाई प्राइस नहीं चाहता। कस्टमर को उसको लगता है कि हाँ, ये जितना मैं पैसा दे रहा हूं उतने का मुझे नेटवर्क प्रोवाइड होना चाहिए। तो अब जो रिसर्च होती है तो इन चीजों को लेके एलिमेंट्स पे हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ मैंने आपको क्या बोला कि एक कंसेप्ट है सोसाइटल कंसेप्ट। तो जैसे सोसाइटल कंसेप्ट आया है कि एक ऑयल भी है जिसके इसका एडवर्टीजमेंट आता है कि ये बच्चों की शिक्षा की और इसके लिए है। तो ये सब क्या है कि ताकि हम ये देखें कि नहीं, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है, ये और सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी, यानी सोसाइटी से ये अर्न कर रहा है और कुछ जो है ये सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब सोसाइटल कंसेप्ट आया है। ठीक है, उसमें आपको यानी कि मार्केटिंग का एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करना, उन्हें भी करना है, और जो उससे रिलेटेड पीपल हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो उन्हें उनके लिए भी वर्क करना है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन हैं, यानी कि जब कभी भी आप ये देखना है कि जो मार्केटिंग मिक्स आप कर रहे हो, देखो ये तो मेन फैक्टर्स हैं ही, ये तो मेन एलिमेंट्स हैं ही। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्या हो जाएंगे आपके पास, आपके खुद के फैक्टर्स। देखो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाऊं, तो उसके लिए मेरे पास ज्यादा से ज्यादा फंड होना चाहिए। मैंने देखा कि अच्छा मार्केटिंग मिक्स में एक है एलिमेंट है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा एलिमेंट प्राइस भी तो है। तो मुझे इसके लिए सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन करना है। मैंने देखा कि प्रोसेस, अब मैंने देखा कि अच्छा ये जो मोबाइल फोन्स हैं, तो मोबाइल फोन्स ये फीचर्स आ चुके हैं, अब मुझे नेक्स्ट फीचर्स का रीजनेबल प्राइस पे रखना है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, अब देखो मेरा जो प्राइस होगा वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा प्राइस डिपेंड करता है मेरे यानी कि कॉस्ट के ऊपर।
तो मुझे मेरा कॉस्ट कम करनी है, यानी कि मुझे मेरा प्रोसेस कम करना है, तो उसके लिए क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। तो बहुत चीजें मार्केटिंग मिक्स को क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और अफेक्ट करती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंक्लूड कर रहे हैं क्या, नंबर वन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट कैसे रख रहे हो, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट रखोगे तभी आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज, ठीक है, आपको प्रोसेस, आपको प्राइस, ये प्लेस उसके बाद डिसाइड होगा। फिर है स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा कि ये भी आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्टेजेस हैं, आप उन की स्टेजेस को किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट की स्टेजेस को आपको कैसे करना है ये भी डिपेंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेन है। कैसे, आपने भी देखते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है अभी वो एक क्या है, इंट्रोडक्शन की स्टेज पर है। तो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे मुझे प्रमोशनल एक्टिविटीज कौन सी यूज करनी है, तो आ गया ना, प्रमोशन आ गया। अब मेरे पास जो है धीरे धीरे लोग अवेयर होंगे, वो परचेज करेंगे। तो मुझे ग्रोथ पे, अगर मेरे पास मैक्सिमम ग्रोथ है तब कितना आएगा, तो भी मुझे ये चीज इसमें से उसकी एक्टिविटीज या प्रमोशनल एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी लेवल पर है, इससे ज्यादा वो एनहांस नहीं हो सकता। मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है अब मुझे कौन सा प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, मैं उसका क्या प्राइस रखूं, क्या मैं प्रोडक्ट को मैं कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करूं। आपको क्या लगता है कि जो ये मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सब में न्यू इनोवेशन क्यों आती है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो कस्टमर है वो न्यू फीचर्स, न्यू सर्विसेज उन सब के लिए क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर जब तक हम इन्हें ओल्ड चीजें प्रोवाइड करेंगे तब तक हमारी मार्केट यानी स्टेबल नहीं होगी, ना ही चल पाएगी। तो स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जाम में मैंने देखे हैं मार्केटिंग के जितने भी चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपको ना क्वेश्चंस लगते आंसर क्या है कि जो 1 2 3 4 आपको ऑप्शंस गिवन है, लगता है कि नहीं इसका आंसर ये भी होगा ये भी होगा, चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन में से आपको बेस्ट वो सेलेक्ट करना है जो 100% ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उन्हें रिलेट करना आना चाहिए कि जैसे कि ये जो एक सेकंड पॉइंट है या फिर फर्स्ट पॉइंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सब का रिलेशन मार्केटिंग मिक्स के साथ कैसे है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द कंपटीशन। अगर मान लीजिए दूसरा कंपटीशन है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो एक न्यू प्रोडक्ट को नए प्राइस, नए प्लेस, प्रमोशन इन सब के साथ लेके आया, तो आपने जो प्रोडक्ट को, ठीक है, बनाया है और उसे अभी तक मार्केट में नहीं लेके आए, तो आपका वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो आपका वो कोई भी यूज का नहीं रहा। तो फिर थर्ड कंसेप्ट है मेरा डिग्री ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन भी, ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन के साथ, अगर कंपटीशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा है तो मुझे प्रमोशन करना पड़ेगा। मेरे लिए प्राइस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे प्राइस को भी देखना पड़ेगा कि मैं किस प्राइस को सेट करूं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर कस्टमर को हाई प्राइस रखा तो वो तो इमिडिएटली दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। तो मुझे इन सभी फैक्टर्स के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं, एक मिनट। अब देखो, कह रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। अब है थर्ड इज द डिग्री ऑफ द कंपटीशन। नाउ फोर्थ इज एफिशिएंसी ऑफ चैनल। चैनल की कौन कौन सी एफिशिएंसी है, ये वही डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आ गया है इसी में सिक्स्थ में, ये आपका ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये सॉरी प्लेस में आएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हम इसके, एक मिनट बाबू, शायद ये कोई ज्वाइन होना चाहता है, मैंने ऐड तो कर दिया, उसे आ क्यों नहीं रही है वो, जस्ट वेट। सरस्वती आपने ज्वाइन कर दिया, देखना सरस्वती है, मैं, आपने ऐड ज्वाइन किया, ऐड तो किया है। ठीक है, अब देखो क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिग्री ऑफ द कंपटीशन, एफिशिएंसी ऑफ द चैनल। मेन चीज है कि आप कौन से चैनल के लिए जा रहे हो। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक सही समय पे नहीं पहुंच पाया। ठीक है, हो जाता है कि मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट को बहुत पहले ही मार्केट में ले आए थे, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने में हफ्ता भर लग गया, और इतने में ही कॉम्पिटिटर्स ने कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया। क्या है, अवेबिलिटी। ठीक है ना, तो अवेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है, इसीलिए तो क्या करते हैं कंपनीज में, प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है उससे पहले ही बताना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि ताकि हम सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकें। अब क्या हो गया, थर्ड इज द डिग्री ऑफ द कंपटीशन, फोर्थ इज एफिशिएंसी ऑफ चैनल, चैनल की एफिशिएंसी बताई, एंड देन फिफ्थ इज अवेबिलिटी ऑफ द फंड्स। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास ज्यादा फंड्स है अवेलेबल या कम अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट प्राइस प्लेस इन सभी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। और मेन चीज आपको डिटरमाइन क्या की जाएंगी, कि आप मार्केटर को किस तरीके से रखोगे, आप प्रोसेस कौन सा यूज करोगे। तो फंड की अवेबिलिटी मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो मेन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। आपको चेक कैसे करना है, आपको चेक करना है कि वो जो फैक्टर्स हैं वो इन सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं या नहीं। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में वो सभी को इंक्लूड होंगे या नहीं, तभी हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में, ठीक है, वो फैक्टर्स होंगे डिटरमाइन। अब देखो, ये जो मार्केट सेगमेंटेशन का है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम पता है क्यों करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है, ये एक मार्केटर के लिए है। मार्केटर को पता है, होना चाहिए कि किन कौन से लेवल पर या कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को यानी आगे, ठीक है, सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने देखा कि मेरे अचानक ही मेरे प्रोडक्ट की जो सेल इतनी अच्छी थी, वो, ठीक है, दो तीन दिन से या हफ्ते भर से किस तरीके से डाउन क्यों हो गई। तो मुझे उस चीज को देखना है, मुझे उस चीज को एनालाइज कैसे करूंगी। तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए मैंने सेगमेंटेशन को स्टडी किया। यानी मैंने देखा कि अच्छा, कि इस एरिया से इतने लोग परचेज कर रहे हैं, इस एरिया से इतने लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इस एरिया से लोग मतलब वहां पे मुझे प्रमोशन एक्टिविटीज को यूज करना है। तो उन्हीं एक्टिविटीज, जितने लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी वो आज नहीं ले रहे हैं, अवेयरनेस से वो हमारे पोटेंशियल बायर बनते हैं। क्या होते हैं, देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बायर एंड द एक्चुअल बायर। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि यार ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं अभी तो नहीं लूंगी, मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब मेरा बर्थडे है मैं तब लूंगी। तो मैंने उसे एक्चुअल में तो खरीदा नहीं, लेकिन मैं खरीदने की क्या कर रही हूँ, उसे आगे मैंने उसे जो बाइंग है उसे कर दिया, मैंने सोचा। तो आई एम द पोटेंशियल बायर। ठीक है, तो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन का मेन काम क्या होता है, कि तभी तो है कि पोटेंशियल बायर जो को आपको कन्वर्ट करना है एक्चुअल बायर में। एक्चुअल बायर क्या है,
एक्चुअल बायर हैं जो कि प्रोडक्ट आपका खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम समझते हैं क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, इसको डिवीजन करना, डिवाइड करना। देखो एंटायर मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोजीनियस मार्केट है, ठीक है। मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ठीक है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, उनका सोशल कैसे है, उनका ठीक है ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे है, वो अर्बन में है, रूरल में है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है उस एरिया की, क्या मैम, क्या मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे चल पाएगा या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी एंटायर मार्केट को, अपनी पूरी टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट को, तो इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट को लेने का प्रोसेस है, एंड डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल सब मार्केट और सेगमेंट। देखो यानी टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट है, उस मार्केट को मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब मार्केट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने देखा कि ठीक है ये ना नॉर्थ का जो मेरे पास मेरी एयरलाइंस है, और मैंने नॉर्थ का एरिया मेनली ले लिया, नॉर्थ की जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में मैंने उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने नॉर्थ मेरा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मार्केट, और मैंने देखा कि अलग अलग मैंने इनको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, या फिर मैं टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। देखो ये आप सेगमेंट्स कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। सो इज द टेकिंग द टोटल heterogeneous market for a product and dividing in it into the several sub markets, और मैंने इन्हें several सब मार्केट्स में डिवाइड किया, each of which tends to be homogeneous, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखो ये जो मार्केट है ना, मान लीजिए कि मैंने ये अलग अलग सेगमेंट्स को किया है, तो ये सेगमेंट्स मेरे क्या है, सेम है, ये सेगमेंट्स मेरे अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कि मैंने उनको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, ये जो तीन जो जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट सिमिलर होंगे, होमोजीनियस होंगे, सेकंड सेगमेंट में के एलिमेंट सारे होमोजीनियस हैं, और थर्ड के भी, ठीक है। तो each of which tends to be homogeneous in all significant aspects, it is the process of dividing the potential market into distinct subgroups of consumers। कहने ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग द पोटेंशियल मार्केट, कि पोटेंशियल मार्केट को डिवाइड किया है मैंने अलग अलग सब ग्रुप, ये एक दोबारे से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अलग अलग सब ग्रुप्स में, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद कॉमन नीड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैंने डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, कंज्यूमर और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो मार्केट सेगमेंट्स आर लार्ज आइडेंटिफाइबल ग्रुप, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल, ठीक है, दैट मार्केट क्रिएट्स नीचे। अब आती है कि नीचे क्या होती है मार्केट। देखो नीचे बाबू एक बहुत ही नैरोली, हमने एक ना कॉमन सेंस, देखो किसी भी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने का एक मेन मोटिव क्या होता है, कि हम एक उसकी जो नींव है, उसका जो रूट है, उसे मैं समझ लेती हूँ। मैथ्स है ना, मैथ से बच्चे कितने डरते हैं, ठीक है। अगर आपका रूट को क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको शायद इतना डर नहीं लगेगा, तो जो मेन कंसेप्ट आप समझ जाओगे। तो वैसे ही हमें इसकी नीचे मार्केट को समझना है, यानी कि इज अ नैरोली, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, वाइड नहीं है, नैरोली माने टू द पॉइंट, हमें उसी, ठीक है, डिफाइन द ग्रुप ऑफ कस्टमर दैट हैव अ डिस्टिंक्ट एंड कंप्लेन सेट ऑफ द नीड्स, यानी कि मान लीजिए कि ये कस्टमर है, इनकी ये कंप्लीट नीड है, तो ये मैंने जान लिया। ये मैं कब जानूंगी, कि जब मैं उस मार्केट की डीपली स्टडी करूंगी, जब मैं उस मार्केट के बारे में कंप्लीट उसको एनालाइज करूंगी। सो इट इज पॉसिबल दैट अ मार्केट क्रिएट्स अ नीचे, तो ये पॉसिबल है
कि मार्केट एक नीचे को क्रिएट कर सकता है। सो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू द सेगमेंट, यानी कि अब देखो कि अगर मैं मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड कर रही हूँ, वही मतलब है कि मैं लार्ज मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल मार्केट्स में डिवाइड कर रही हूँ, यही मतलब हो गया ना। तो इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन, तो हम उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, अब मेन बात आती है कि आप डिवीजन करोगे तो कैसे करोगे। हमें समझ में आ गया कि ठीक है मैम, हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट है, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द डिफरेंट market or the different sub markets or the segments, but what are the basis for that division, मैं उन डिवीजन को कैसे करूंगी। मेन चीज कंसेप्ट में यही है ना कि मैं उन मार्केट के सेगमेंटेशन को किस तरह से डिवाइड करूंगी। सो द बेसिस और मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से बेसिस हैं। सो नंबर वन इज जियोग्राफिक। नंबर वन क्या है मेथड हो गया आपके पास, जियोग्राफिक। जियोग्राफिक में क्या हो गया, जैसे जियोग्राफिक में आपके पास हो गया है रीजन, अर्बन, कि जैसे सिंपली है कि आपका रीजन क्या है, रूरल में आपका अर्बन में है, ठीक है। जियोग्राफिक में आपके पास उनका वहां का क्लाइमेट आ गया है। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है रेनकोट, तो रेनकोट वो कहाँ बिकेगा, ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा बारिश आएगी। अब मैं बिल्कुल जहां पे बारिश नहीं आती मैं वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगी, तो ये क्या होगी, क्या ये समझदारी है, ऑब्वियसली नॉट, ये कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मुझे उस मार्केट को क्या करना है, एनालाइज करना पड़ेगा, या फिर आप उस चीज को, उसका ज्योग्राफिकल को कंडीशन को देखो तभी उसे क्या करो, डिवाइड करो। तो रीजन, अर्बन, रूरल, मार्केट, ठीक है, डेंसिटी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सिटी साइज, तो स्टेट, ये सब कुछ एक आपका सिटी से या फिर एक, ठीक है, क्लाइमेट से, ज्योग्राफिक से है, तो उसे हम ज्योग्राफिक बेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट बेसिस है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मैंने आपको पहले भी बताया था, डेमोग्राफिक में क्या होता है हमारा एज, जेंडर, रेस, ठीक है, इनकम, एथनिसिटी, एजुकेशन, एक कंट्री के लिए कंप्लीट, यानी बताया था ना कि जो कंट्री के जो पीपल है उनकी कॉम्पोजिशन को बताना है, ठीक है, कितने भी चाहे पीपल का एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, उनकी इनकम, एजुकेशन, एथनिसिटी कैसी है, फैमिली साइज, ठीक है, रिलीजन, सोशल क्लास, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, तो ये सब कुछ आपका एक पीपल की प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो वो आपका आता है डेमोग्राफिक में। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ के लोगों का ना ऑक्यूपेशन कैसे है। भाई यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन स्टेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचूंगी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं वो चीज को सेल नहीं करूंगी। तो इनके लिए मैंने जो अनब्रांड है वो सिंपल से है, वही मुझे यहाँ पे चल पाएंगे, और ना ही जो फैमिली का जो मतलब इनकम है वो इतनी ज्यादा है, तो मेरा प्रोडक्ट इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट है साइकोग्राफिक, ऑब्वियसली, ठीक है, वहां के लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, वहां पे काफी पॉश एरिया है तो लोग अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब कि जो नीड आइटम नहीं है, जो फैशनेबल आइटम है, वो भी चल जाएंगे, वो भी, ठीक है, वहां पे हमारे वर्क करेंगे। सो मोटिवेशन है, लाइफ स्टाइल है, परसेप्शन हो गया, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां का कैसा है, तो ये भी मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है, या फिर मेरे मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज बिहेवियरिस्टिक, ठीक है, कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वॉल्यूम यूसेज, ठीक है, कि वो कितनी क्वांटिटी को यूज करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक कंज्यूमर है, ठीक है, जहां पर इस मार्केट में मेरे जो कंज्यूमर बहुत ज्यादा उस क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं, तो मैं ऑब्वियसली अपना जो मेन कंसर्न है उसी एरिया में, उसी मार्केट में लगाऊंगी, बजाय कि मैं पूरी टोटल मार्केट में अपने एरिया को उसमें क्या लगा रही हूँ, अपना कंसर्न डाल रही हूँ। सो बिहेवियरिस्टिक में द वॉल्यूम यूसेज एंड यूज, ठीक है, बेनिफिट एक्सपेक्टेशंस, ब्रांड लॉयल्टी, तो ये सब कुछ हमारा
ठीक है, हमारे बिहेवियरिस्टिक में आता है कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपको सिर्फ ब्रांड के ही कपड़े पहनने हैं, तो ये आपका एक बिहेवियरिस्टिक में आ गया। कि देखा है ना आपने कि जितने भी सारे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये जितने भी सारे शोरूम होते हैं ये मॉल्स में ज्यादा होते हैं। क्यों? ये बाहर एक शॉप में वहां पे बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है नहीं है, पर उन एरिया में ज्यादा है जो कि क्या है, एक अच्छा एरिया या फिर पॉश एरिया है। गांवों में ये इतनी सारी क्या है, ब्रांड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उस चीज के लिए फेवर नहीं है, तो उनकी ब्रांड की लॉयल्टी उतनी नहीं है। प्राइस सेंसिटिविटी, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा कस्टमर है वो प्राइस के लिए सेंसिटिव होता है। हमारा प्राइस के लिए कस्टमर सेंसिटिव कैसे है? अगर हल्का सा भी प्राइस बढ़ जाएगा तो वो छोड़ के चले जाते हैं, वो परचेज नहीं करते। स्टेटस कैसा है, यूजर रेट, रेडीनेस स्टेज, ठीक है ना, और ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है उन सब के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, कि वो उस चीज को, ठीक है, वॉल्यूम, एक तो ये चीज है कि ठीक है मैं उस चीज को खरीद रही हूँ, वॉल्यूम यूसेज में आपका यूज करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूजर में रेट कैसे है कि ठीक है यहाँ के यूजर जो है मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या रीजन है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इन चीजों को कंसर्न करना होगा, देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इसीलिए आजकल रिसर्च इतनी हो रही है। बिजनेस क्यों इन्वेस्ट करता है, देखा है ना आपने, रिसर्च और डेवलपमेंट में क्यों इन्वेस्ट करता है? कि ताकि वो इन सभी चीजों में क्या कर सके, इन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। आपके पास मैसेज आते हैं ना कि ठीक है ये चीज परचेज कर लो, उन्हें नंबर्स कहाँ से मिलता है? आप मैं भी ये सोचती थी कि ये जो मेरे पास जो ये नंबर है ना, ये आया मतलब ये जो मैसेज आ रहे हैं, मैंने तो अभी इस शोरूम से या फिर इस मैंने ब्रांड से कभी भी मैंने क्या किया, परचेज नहीं किया, लेकिन फिर भी मैसेज क्यों है? वो जस्ट इसीलिए होती हैं क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। उन्हें कहीं और से आपको आपका डाटा मिल गया, उन्होंने क्या किया, आपके डाटा को कंप्लीटली रीड किया, तो वो उस स्टेज पे आपके बिहेवियर, तो हो सकता है कि वो आपको डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको कन्वर्ट कर सके। सो वो कितना अपनी, ठीक है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब है द सोशल। सोशल में तो है ही, सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन में आपके पास इसी में ही सोशल भी आ गया, इकोनॉमिक भी आ गया, कि उनकी बाय करने की क्या एबिलिटी है। मिडिल इनकम ग्रुप है, इनकम ग्रुप का भी हाई लेवल है, मिडिल है, लो है, वर्किंग क्लास कैसी है। तो ये तो मेन इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए वहां पे जो है फीमेल भी वर्किंग है, तो ठीक है मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से चलेगा। कि लाइक द लिपस्टिक हो गया, कि लिपस्टिक के लिए देखो, लिपस्टिक सस्ते से लेके ठीक है महंगी सारी आती है, ठीक है, ब्रांडेड भी है। तो जो वर्किंग क्लास होंगी, ठीक है, और जो, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि आप सभी गर्ल्स बहुत अच्छे से इसको समझ सकती हैं, ठीक है, और जो भी अलग अलग आपको चॉइस मिल रहे हैं, कलर मिल रहे हैं, तो हम उसको परचेज करने के लिए, ठीक है, उसका प्राइस इतना हार्डली मैटर नहीं करता। और जब कोई वर्किंग होती है तो अब तो फिर भी बिल्कुल उनके लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है, अगर उनको एक रीजनेबल रेट पे मिल रहा है तो। नेक्स्ट है द वैल्यू बेस्ड। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्या होता है? ठीक है, ये एक मार्केटिंग कंसेप्ट है। द वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग कंसेप्ट प्रिस्क्राइब दैट सेगमेंटेशन शुड बी द आउटकम ऑफ अ मैच बिटवीन प्रोडक्ट फीचर्स एंड कस्टमर नीड। देखो, आपने ये सो सारे सेगमेंटेशन को डिवाइड किया। इन सेगमेंटेशन को डिवाइड, अगर मान लीजिए आपने कस्टमर की नीड को गलत समझा और उसको डिवीजन में किसी और डिवीजन में डाल दिया, ठीक है, तो वो कंप्लीट मैच नहीं हुआ। तो वो जो एक मार्केटिंग है वो आपकी वैल्यू बेस्ड नहीं होगी, उससे आप इतना अर्न नहीं कर पाओगे। तो हमें एज अ मार्केटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केटिंग कंसेप्ट में सेगमेंटेशन शुड बी द आउटकम ऑफ अ मैच बिटवीन, जो सेगमेंटेशन है वो एक प्रोडक्ट फीचर और कस्टमर नीड के बीच का क्या है, आउटकम होना चाहिए। यानी
कि एक कस्टमर का जो नीड है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो दोनों मैच होने चाहिए। ये मैंने सेगमेंटेशन इसीलिए की। मेरा डिवीजन करने का या फिर मार्केट सेगमेंटेशन को स्टडी करने का मेन ही मोटिव होता है कि कस्टमर की जो नीड है और जो प्रोडक्ट का फीचर, इन दोनों के बीच में क्या एक मैच होना चाहिए। Next is the marketers should really be segmenting their customers so as to isolate those who contribute most of their profit. तो अब उन्होंने देखा कि ये मेरे कस्टमर हैं, ये मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से क्या है, सेटिस्फाइड हैं, तो मैंने उन कस्टमर्स को सेपरेट कर दिया, उनका एक अलग सेगमेंट में ये बना दिया, जिनसे यानी कि जो मेरे यानी कि प्रोडक्ट्स के सेटिस्फाइड हैं और उनकी नीड्स के ऊपर मेरा मेजर कंसर्न है, क्योंकि मैं अपने सेटिस्फाइड कस्टमर से ही प्रॉफिट को अर्न कर सकती हूँ। मैं उनसे उनके फर्दर नीड्स के बारे में पूछ सकती हूँ और फर्दर नीड्स के बारे में पूछने के बाद मैं इजीली, ठीक है, उनसे प्रॉफिट अर्न करूंगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। तो वही है, क्या लिखा है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में, द product segmentation, when the segmentation of the market is done on the basis of product characteristics। सिंपल है कि मैंने प्रोडक्ट के फीचर्स के हिसाब से डिवीजन किया है। मैं कहूँ कि मेरा ना एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जैसे मान लीजिए मेरा क्लॉथिंग का काम है, मैंने ये मेरे पास ना क्लॉथिंग हर लेवल की होती है, ठीक है। मेरे पास क्या है, गाउन है, लहंगे हैं, मेरे पास सिंपल सूट है, उनसे लेके जीन्स है, टॉप है, स्टाइलिश है, ठीक है, सब कुछ है। तो मैंने ये सोचा क्या मैं इन सभी को एक साथ ना करके, मैंने देखा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सूट है, ये मेनली रूरल एरिया में ज्यादा चलेंगे, साड़ी रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बिकेंगी, साड़ी तो खैर सभी एरिया में बिकती है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो जीन्स शॉप है ये मुझे अर्बन एरिया में ज्यादा करनी चाहिए। सो व्हेन द सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मार्केट का सेगमेंटेशन प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया जाता है, प्रोडक्ट के फीचर्स के हिसाब से किया जाएगा और इस तरीके से किया जाता है कि वो कस्टमर की नीड्स को क्या करे, पूरा कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो इट इज कॉल्ड एज द मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा रह गया, 2 लाइन। सो वेयर द प्रोडक्ट इन्वॉल्व शो ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ये है क्या, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास ग्रेट डिफरेंस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है या फिर कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो अपना एक रैशनल अप्रोच, रैशनल माने कि ऐसा ही नहीं कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट को ले लिया, अब कोई भी जो कस्टमर है वो कोई भी प्रोडक्ट को नहीं लेता, ठीक है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल अप्रोच को अप्लाई कर रहा है, उसे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसका देखो अच्छा लगने का मतलब क्या, मेरी नीड है कि जैसे कि जब भी कि शादी हो, कि जैसे कि शादी होगी तो मैं किसी के भी मेरी फैमिली में, तो मुझे बहुत अच्छा दिखना है, तो मुझे बहुत अच्छा लहंगा सूट या कोई भी बहुत अच्छे से एक ड्रेस लेनी है, ठीक है। तो ये मेरी नीड है, तो चाहे वो इस समय मेरी नीड प्राइस नहीं है, तो ये देखना है कि रैशनल अप्रोच है, हर कंज्यूमर की अपनी अलग अलग होती है। अगर उस प्रोडक्ट से डिफरेंसेस मिलेगा तो ठीक है, हम फिर वो जो कस्टमर है आपको वो परचेज नहीं करेगा। अब है रिक्वायरमेंट क्या है इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के। अगर आपको एक मार्केट को, अब आपको ये कैसे लगेगा कि जो मैंने डिवीजन किया है, जो मेरा मार्केट सेगमेंटेशन का डिवीजन है वो क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट अच्छे से है, ठीक है। तो वो पता चलती है मेरी जैसे सब्सटेंशियलिटी से, मेजरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी से,
कि जैसे कि मैं उस चीज को इजीली मेजर कर पा रही हूँ या नहीं। मैंने मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ अभी अभी के लिए डिवाइड नहीं किया। मान लीजिए मेरी सेल है वो बढ़ जाती है ऐसा करने से, तो मैं उसको इजीली मेजर कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं। मैंने सिंपली कुछ भी इमेजिनरी सेगमेंटेशन तो अगर मैं करती हूँ तो मैं उस चीज को अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। रिप्रेजेंटेबिलिटी, नेचर ऑफ द डिमांड कैसी है, रिस्पॉन्स रेट, तो यही सब कुछ जो है मेरा मेजर डिपेंड करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा है, डिमांड का नेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया सेगमेंटेशन को करना। रिस्पॉन्स मेरा कहाँ से, कौन सी सेगमेंटेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उससे उसको मार्केट को समझने में आसानी होती है। देखो, इन सभी को करने से आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी सेल में, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आपको फेलियर से ये बचा सकता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो बिके, आपके प्रोडक्ट में क्या लैकिंग है, आपने क्या सही टेक्निक को अडॉप्ट किया है या नहीं, वो तभी आपको इस चीज से प्रॉपर, ठीक है, इसको क्या होगा अंदाजा लगा पाओगे और आपको इसमें समझ में भी आएगा कि मैंने जो अपने प्रोडक्ट को जहाँ पे लॉन्च किया है वो सही मार्केट में और सही सेगमेंट में लॉन्च किया है या नहीं। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ अब तक के में किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो वो ठीक है बताएं, कमेंट कर दें। चैट बॉक्स आप अपना देखो, उसमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी डाउट है।